Hello everyone, welcome back to our channel. So in this video, we will discuss some previous year questions of CSI and NET based on animal physiology. ठीक है, यूनिट 7 आपके सिलेबस का एनिमल फिजियोलॉजी है और प्रीवियस ईयर में पूछे गए एनिमल फिजियोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे हम। और मैंने स्पेसिफिकली उन्हीं क्वेश्चंस को लिया है जिनसे हर साल आपको उन पर्टिकुलर टॉपिक से जिन पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, बिकॉज यू हैव लिमिटेड टाइम नाउ फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। तो उन्हीं टॉपिक्स को मैंने लिया है जिससे प्रीवियस ईयर में रिपीटेडली जिन एरिया से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और हम लोग पार्ट सी के क्वेश्चंस को स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे क्योंकि एनिमल फिजियोलॉजी में पार्ट बी के क्वेश्चंस का अगर हम नेचर देखें तो कंपैरेटिवली इजी होता है बाकी के दूसरे जो सब्जेक्ट्स हैं उनसे। डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं आपको पार्ट बी में, तो पार्ट बी में आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसा नहीं है, पार्ट बी के क्वेश्चंस भी आजकल डे बाय डे दे आर गेटिंग डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लेक्स इन नेचर, बट पार्ट जो एनिमल फिजियोलॉजी है उसके क्वेश्चंस पार्ट बी में काफ़ी इजी होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, नॉट लाइक अदर सब्जेक्ट्स। तो हम लोग पार्ट सी के कुछ क्वेश्चंस को लेंगे, 24 और 23 के कुछ क्वेश्चंस को लिया है मैंने। चलिए तो देखते हैं कि कौन से क्वेश्चंस आपको पूछे गए। तो हियर वी हैव अ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है आपका 2023 का क्वेश्चन है। तो ये मैटर नहीं करता है कि कौन सा कब पूछा गया, बेसिकली 23 और 24 के क्वेश्चंस को ही मैंने मेनली लिया हुआ है। ठीक है, ये 23 का क्वेश्चन है। सॉरी। So the first question is synthesis of thyroid hormone. Here we have the question synthesis of thyroid hormone. तो एनिमल फिजियोलॉजी के अगर टॉपिक्स की बात करें तो जितना भी टाइम आपके पास रह गया है, अगर पूरा का पूरा एनिमल फिजियोलॉजी यू डोंट हैव टू डू, कुछ टॉपिक्स हैं जो खास करके आप लोग रिवाइज करके जाइए, कम से कम एंडोक्रिनोलॉजी। ठीक है, एंडोक्राइन जो सिस्टम है आपका, उस पे काफ़ी क्वेश्चन जो हैं वो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। तो और अभी ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये भी किससे है, एंडोक्रिनोलॉजी का ही क्वेश्चन है, एंडोक्राइन सिस्टम, यानी कि आपको हार्मोन्स वगैरह अच्छे से पढ़ लेना है। कभी कभी बहुत सिंपल क्वेश्चन आ जाते हैं, तो मैंने उन सिंपल क्वेश्चंस को नहीं लिया है, वो तो आप वैसे ही सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि मैच दो कॉलम कई बार पूछ लिए जाते हैं, तो इनको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। हम तो उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे थोड़े डिफिकल्ट नेचर के। जैसे कई बार आपको ऐसे भी क्वेश्चंस आए हैं CSIR नेट में 4 मार्कर में कि हॉर्मोन्स और उसके फिजियोलॉजिकल रोल्स आपको दे दिए जाते हैं, फंक्शंस क्या हैं। तो ये तो आप लोग खुद ही कर सकते हैं, हॉर्मोन्स पता होना चाहिए जो मेन आपके हॉर्मोन्स हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड के, एड्रिनल ग्लैंड के, थायराइड, पैराथायराइड, इंसुलिन, सॉरी पैंक्रियास, तो और इनसे ग्लैंड से रिलीज होने वाले जो हॉर्मोन्स हैं और उनके फंक्शंस। तो ऐसे मेसो कॉलम जो पूछे जाते हैं वो बहुत इजी होते हैं, डायरेक्ट आपको 4 मार्क्स मिलते हैं और उसमें नेगेटिव में जाने का चांस नहीं होता है। तो ऐसे क्वेश्चन तो आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, हम कुछ कॉम्प्लेक्स नेचर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो 2-3 टॉपिक्स आपको कम से कम अच्छे से करके जाना है। एक तो एंडोक्रिनोलॉजी हो गया, ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन आपको ये एंडोक्रिनोलॉजी पे पूछा गया है। फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन दूसरा आप देख सकते हैं, ये भी आपको एंडोक्रिनोलॉजी से पैराथायरॉयड हार्मोन पे पूछा गया है 4 मार्कर में। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 3 जो है ग्लोमेरुलर अल्ट्राफिल्ट्रेशन कोएफिशिएंट, यानी कि आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम पे पूछा गया है। ठीक है, तो ये 2 टॉपिक तो सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एंडोक्रिनोलॉजी और आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो इन दोनों को तो आप अच्छे से करके जाइए। और क्वेश्चंस तो 4-5 सिस्टम कम से कम इस पे आपको ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो एंडोक्रिनोलॉजी हो गया और आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम और कार्डियोवैस्कुलर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी और एक थर्मोरेगुलेशन। ठीक है, मेजोरिटी ऑफ जो क्वेश्चंस हैं। अब इसके अलावा भी क्वेश्चंस आते हैं, ऐसा नहीं ईयर पे आईज पे क्वेश्चन तो डाइजेस्टिव सिस्टम पे भी आते हैं, बट
जो फ्रीक्वेंसी है क्वेश्चंस की वो ज़्यादा इन टॉपिक्स पे है, ठीक है। चलिए तो हम देखते हैं कि क्या क्वेश्चन आपको यहाँ पर पूछा गया है। सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन T3 एंड T4, ठीक है। T3 एंड T4 पे क्वेश्चन पूछा गया है, थायराइड हार्मोन्स हैं। टेक्स प्लेस इन अ हाईली इंट्रिकेट मैनर इन द थायराइड ग्लैंड। तो ये जो T3 और T4 हार्मोन्स हैं, इनका सिंथेसिस कहाँ पे होता है? थायराइड ग्लैंड में इंट्रिकेट मैनर में होता है। T3 स्टैंड्स फॉर ट्राईआयोडो ironin and T4 stands for thyroxine, ठीक है। दोनों ही थायराइड ग्लैंड से प्रोड्यूस होने वाले इंपॉर्टेंट थायराइड हार्मोन्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे इनका सिंथेसिस होता है इन दोनों हार्मोन्स का, ये आपसे पूछा गया है बेसिकली। फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर मेड रिगार्डिंग सिंथेसिस ऑफ दीज हार्मोन्स। कुछ स्टेटमेंट्स आपको दिए गए हैं, ठीक है। तो सिर्फ अब आपको हर क्वेश्चन से यू गेट सम आइडिया कि व्हाट एरिया बेसिकली CSIR फोकसेस ऑन। ये जो क्वेश्चन है आपको किस पे पूछा गया है? सिंथेसिस पे। तो यहाँ से आपको ये क्लू मिलता है कि जब भी आप एंडोक्रिनोलॉजी पढ़ेंगे, हार्मोन्स पढ़ेंगे, तो सिंथेसिस जनरली लोग क्या करते हैं, फंक्शंस पढ़ के और दे स्किप। तो सिंथेसिस पे क्वेश्चन 4 मार्कर आया था, आपको सिंथेसिस स्ट्रक्चर ये सब कुछ भी पता होना चाहिए। सिर्फ हार्मोन से काम, हार्मोन्स के फंक्शंस और फिजियोलॉजिकल रोल से इस बात नहीं बनेगी, ठीक है। चलिए तो देखते हैं, लेट अस सी। ओके, सो व्हाट आर द ऑप्शंस गिवन टू यू? लेट मी रीड द ऑप्शंस। क्या स्टेटमेंट्स आपको दिए गए हैं? फर्स्ट स्टेटमेंट है कि आयोडीन एंटर्स द थायराइड फॉलिकुलर सेल्स थ्रू अ ट्रांसपोर्टर। कि आयोडीन जो है वो एंटर करता है थायराइड फॉलिकुलर सेल्स में थ्रू अ ट्रांसपोर्टर। आप लोग ध्यान से देखिए किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट है कि थायराइड हार्मोन सिंथेसिस टेक्स प्लेस आउटसाइड द फॉलिकुलर सेल्स इन द फॉलिकुलर कोलॉइड। थायराइड हार्मोन का जो सिंथेसिस है वो कहाँ पर होता है? आउटसाइड द फॉलिकुलर सेल्स। तो आपसे वो मॉलिक्यूल्स पूछे गए हैं जिनसे थायराइड हार्मोन का सिंथेसिस होगा, कहाँ पे होगा, किन पर्टिकुलर कंपार्टमेंट्स में होगा। तो पढ़ते समय ये चीजें ध्यान रखनी है। तो टेक्स प्लेस आउटसाइड द फॉलिकुलर सेल्स इन द फॉलिकुलर कोलॉइड। तो पहले तो ये सारी टर्म्स आपको पता होना चाहिए कि थायराइड ग्लैंड में ये फॉलिकुलर सेल्स क्या होती हैं, फॉलिकुलर कोलॉइड क्या होता है। थर्ड स्टेटमेंट है थायरोग्लोबुलिन ग्लाइकोप्रोटीन इज कंपोज्ड ऑफ 4 लार्ज सब यूनिट्स। जो आपका थायरोग्लोबुलिन ग्लाइकोप्रोटीन है वो 4 लार्ज सब यूनिट से मिलकर बना होता है। और डी है थायरोग्लोबुलिन ग्लाइकोप्रोटीन इज कंपोज्ड ऑफ 2 लार्ज सब यूनिट्स। थायरोग्लोबुलिन ग्लाइकोप्रोटीन जो है वो 2 लार्ज सब यूनिट से मिलके बना होता है, ठीक है। तो इन डेप्थ में क्वेश्चन पूछा है, तो आप लोग देख सकते हो ये सिंथेसिस पे ये क्वेश्चन है, 4 मार्कर क्वेश्चन है, 23 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि बेसिकली थायराइड ग्लैंड में ये फॉलिकुलर सेल्स क्या होती हैं। जो भी टर्म्स हैं जो आपको लिखे हुए हैं, ये सबका पहले तो मीनिंग पता होना चाहिए कि फॉलिकल सेल्स क्या है और फॉलिकुलर कोलॉइड क्या है, या आपका थायरोग्लोबुलिन क्या है, थायरोग्लोबुलिन क्या है, और यहाँ पर आयोडीन का क्या रोल है, ठीक है। तो ये 4 एक्चुअल में कीवर्ड्स पे आपको फोकस करना है, ठीक है। तो चलिए लेट मी गिव यू ब्रीफ आइडिया, क्योंकि विदाउट knowing the certain basic facts about thyroid gland we cannot solve the question, and the purpose is not to just solve the question. The purpose is to understand so that next time जब कोई question आता है you will not face any kind of doubts and confusions. Okay, so अगर हम thyroid gland के स्ट्रक्चर की बात करें, तब वो लोकेशन वगैरह नहीं पूछने वाले हैं। वो आपसे क्या पूछेंगे कि फॉलिकुलर जो सेल्स होती हैं वो क्या होती हैं, और फॉलिकुलर सेल्स कहाँ पे एक्चुअल में थायराइड ग्लैंड, थायराइड हार्मोन का सिंथेसिस होता है। So let me show you a brief रफ डायग्राम कि किस तरीके से आपकी थायराइड ग्लैंड में फॉलिकल सेल्स प्रेजेंट होती हैं।
तो इस तरीके से दीज आर द सैक लाइक ये स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको आप क्या बोलते हो, फॉलिकल्स। ये क्या है, दीज आर द फॉलिकल्स, या फिर आप इनको सिंपली थायराइड फॉलिकल बोल सकते हैं या फॉलिकुलर सेल्स बोल सकते हैं। तो दीज आर द थायराइड फॉलिकल्स, इस तरीके से ये प्रेजेंट होते हैं। तो थायराइड ग्लैंड इज बेसिकली मेड अप ऑफ दीज थायराइड फॉलिकल्स और फॉलिकुलर सेल्स। इन्हीं को आप क्या कहते हो, यही क्या है, आपके फॉलिकल्स है। ठीक है, अब इन इस तरीके से और भी कई ऐसे फॉलिकल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यू कैन जस्ट, these are the follicles, just making a rough diagram. ओके, तो ये हो गई फॉलिकल्स। और इसके जो इसका जो सेंटर है, द सेंटर ऑफ दिस फॉलिकल राइट इज द कोलॉइड मटेरियल। एक्चुअल में ये होता क्या है, एक फ्लूइड होता है जिसमें कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। हम देखेंगे कौन से प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। दिस इज द कोलॉइड एंड आउटसाइड दिस यहाँ पे कुछ और इस तरीके से पैराफॉलिकुलर सेल्स भी प्रेजेंट होती हैं। अभी उन्हें हमें डिस्कस नहीं करना है, हमें सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जितनी इन्फॉर्मेशन चाहिए एनिमल फिजियोलॉजी के लेक्चर्स में डिटेल में डिस्कस करेंगे इन टॉपिक्स को। और इसी के आसपास आपकी शो यू यहाँ पर ब्लड कैपिलरीज जो हैं वो प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो इस तरीके से थायराइड ग्लैंड में आपके फॉलिकुलर सेल्स प्रेजेंट होते हैं, कोलॉइड प्रेजेंट होता है। ये क्या है, ब्लड कैपिलरी। ठीक है, तो क्लियर है कि फॉलिकल सेल क्या होती है, कोलॉइड क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर ये टर्म्स आपको दिए गए हैं, फॉलिकुलर कोलॉइड, फॉलिकुलर सेल्स। तो क्लियर है, ये इस तरीके से ये सैक लाइक फॉलिकल्स प्रेजेंट होती हैं। फॉलिकल के सेंटर में फ्लूइड लाइक ये स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कोलॉइड कहते हैं, जिसमें कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ पे आपकी ब्लड कैपिलरीज अराउंड द फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इन्हीं अब देखना है हमें कि थायराइड हार्मोन का सिंथेसिस एक्चुअल में कहाँ पर होता है। चलिए तो देखते हैं, पहला स्टेटमेंट क्या लिखा है, आयोडीन एंटर्स द। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जो थायराइड हार्मोन्स हैं, ये तो हम सबको पता है, वी आर जस्ट रीडिंग दीज थिंग्स एवर सिंस वी आर रीडिंग बायोलॉजी। थायराइड हार्मोन का सिंथेसिस जो है वो किससे होता है, आयोडीन से। ठीक है, तो हमें देखना है कि अभी ये आयोडीन जो है थायराइड ग्लैंड में कैसे एंटर करता है। ओके, चलिए तो लेट मी शो यू अ डायग्राम। ये क्या है आपकी, दीज आर द, दिस इज अ फॉलिकल। ऐसे कई फॉलिकल्स प्रेजेंट होंगे। अभी मैंने एक फॉलिकल यहाँ पे दिखाया है, यहाँ से दूसरा फॉलिकल स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ से तीसरा ये फॉलिकल स्टार्ट हो जाएगा। हम सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर फॉलिकल की। ठीक है, जैसे अभी हमने देखा था यहाँ पर कि इस तरीके से ये एक फॉलिकल प्रेजेंट है। ठीक है, तो हम इस एक फॉलिकल की बात कर रहे हैं। और ये दिस इज फॉलिकल सेल, और ये सेंटर में क्या होगा आपका, कोलॉइड। ठीक है, तो ये आपकी ये फॉलिकल सेल हो गई, एक थायराइड फॉलिकल हो गया, दिस इज अ थायराइड फॉलिकल। एंड हियर वी हैव द कोलॉइड आउटसाइड द follicular cell, the lumen is called basically the colloid। एक तरीके का फ्लूइड लाइक मटेरियल होता है ये कोलॉइड। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि कैसे थायराइड हार्मोन का सिंथेसिस होगा। इस डायग्राम में आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हाउ द थायराइड हार्मोन्स आर सिंथेसाइज्ड। तो दो थायराइड हार्मोन्स यहाँ पे लिखा हुआ है, T3 एंड T4। तो हम आज तक सिर्फ पढ़ते आ रहे हैं T3 T4। द रीजन टी क्यों कहा जाता है उसको भी हम समझेंगे कि व्हाट इज द टी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि टी थायराइड का, उसमें एक अमीनो एसिड भी प्रेजेंट होता है, इसकी वजह से भी हम इसको T3 एंड T4 कहते हैं। एक्चुअल में थायराइड हार्मोन है इसलिए T3 और T4 नहीं कहते हैं। चलिए तो दिस इज अ फॉलिकुलर सेल, तो हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं।
पहला स्टेप क्या होता है कि अगर इस पे क्वेश्चन आया है तो उसको हम अच्छे से ही डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। पहला स्टेप होता है आयोडीन की ट्रैपिंग। आयोडीन ट्रैपिंग, पहले तो आयोडीन को ट्रैप किया जाएगा। कहाँ से ट्रैप किया जाएगा? फ्रॉम ब्लड, ठीक है। और फॉलिकुलर सेल के साइटोप्लाज्म में हम उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम यहाँ पर, मैं शो यू ओवर हियर। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्या है, दिस बबल्स में जो आई माइनस लिखा है मैंने, ये क्या है? आयोडाइड, ठीक है। आई नेगेटिव, इसको आप क्या कहोगे? आयोडाइड। ध्यान रखना, अभी ये आयोडाइड है, आयोडीन नहीं है, आयोडाइड है, ठीक है। तो ये कहाँ पे अभी प्रेजेंट है? अभी ब्लड कैपिलरी के अंदर, ठीक है। दिस इज, ये जो रेड कलर का जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया, ये क्या है? ब्लड कैपिलरी। तो ब्लड प्लाज्मा से इस आयोडाइड आयन को हमने क्या किया, ये जो ग्रीन कलर का जो स्ट्रक्चर आई हैव मेड, ये क्या है? फॉलिकल सेल है आपकी। अभी हमने देखा फॉलिकल सेल्स क्या होती है। तो इस ब्लड से, ब्लड प्लाज्मा से इन आयोडाइड आयंस को यहाँ पर इसके अंदर ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, ठीक है। ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, और ये ट्रांसपोर्ट कैसा होगा ये भी आपको ध्यान रखना है। ये ट्रांसपोर्ट होगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब हमने यहाँ पर ट्रांसपोर्ट कर दिया, एक्टिव ट्रांसपोर्ट आयोडाइड का, कहाँ से? और ये आयोडाइड यहाँ पे कैसे आया? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से इसको अब्सॉर्ब किया गया होगा, और फिर उसके बाद ब्लड के थ्रू इसको हम थायराइड ग्लैंड में प्रेजेंट फॉलिकल सेल्स में ट्रांसपोर्ट करते हैं एक्टिवली। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो थायराइड है हमारा यहाँ पर आ गया, ठीक है। सॉरी, थायराइड नहीं, आयोडाइड, ओके। तो हमने यहाँ पर आयोडाइड का ट्रांसपोर्ट कर दिया। तो यहाँ पर आयोडाइड कहाँ पे आ गया? हमारा फॉलिकल सेल के साइटोसोल में। ये क्या है? ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर, ये है आपका थायराइड फॉलिकल। तो आयोडाइड जो है, अब उसको हमने ट्रांसपोर्ट कर दिया, तो इसको हम क्या कहते हैं? आयोडीन ट्रैपिंग, ठीक है। कैसे किया हमने? ब्लड से फॉलिकल सेल के साइटोसोल में आयोडाइड का ट्रांसपोर्ट कर दिया। कैसा ट्रांसपोर्ट किया? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब सेकेंड स्टेप को हम डिस्कस करते हैं। सेकेंड स्टेप में क्या होता है? यहाँ पर आप देख सकते हो टीजीबी। व्हाट इज दिस टीजीबी? ये होता है थायरोग्लोबुलिन, टीजीबी। तो सेकेंड स्टेप क्या होता है? टीजीबी का सिंथेसिस, थायरोग्लोबुलिन। ये क्या होता है? थायरोग्लोबुलिन एक ग्लाइकोप्रोटीन होता है, ठीक है। आप लोगों को स्टेटमेंट में लिखा हुआ है यहाँ पर सी और डी में कि थायरोग्लोबुलिन क्या है? एक ग्लाइकोप्रोटीन है। ये टीजीबी क्या होता है? थायरोग्लोबुलिन, ओके। इसका भी सिंथेसिस यहाँ पे फॉलिकल सेल्स में साइमल्टेनियसली होगा। आरईआर में यहाँ पर इसका सिंथेसिस होगा। फिर उसके बाद इसको कहाँ पर ट्रांसपोर्ट किया जाएगा? मॉडिफाई किया जाएगा यहाँ पर गोल्गी में, गोल्जी अपरेटस में, ठीक है। और फिर उसके बाद ये क्या है? सिक्रीटरी वेसिकल्स में इसको पैक कर दिया जाएगा। जैसे हम नॉर्मल प्रोटीन्स का पढ़ते हैं टारगेटिंग में कि किस तरीके से आरईआर में बनाते हैं, फिर गोल्गी में उसको हम प्रोसेस करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, फिर सिक्रीटरी वेसिकल में पैक करते हैं, और फिर क्या होता है? फ्यूजन, ठीक है। और फ्यूजन मतलब एक्सोसाइटोसिस की प्रोसेस के थ्रू मेम्ब्रेन से फ्यूजन होगा सिक्रीटरी वेसिकल का, और यहाँ पर ये जो सिक्रीटरी वेसिकल है यहाँ पर मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज होगा फॉलिकल सेल की। और इसके अंदर जो हमने क्या बनाया है? हमने बनाया है, इसमें क्या प्रेजेंट है आपका? थायरोग्लोबुलिन। ये क्या है? टीजीबी, थायरोग्लोबुलिन। अब ये थायरोग्लोबुलिन कहाँ पर रिलीज हो गया? इस ल्यूमन में, ठीक है, जिसको हम आगे चल के क्या कहेंगे? कोलॉइड। ये फॉलिकल सेल के बाहर जो ल्यूमन है उसमें यहाँ पर ये रिलीज हो गया, ठीक है। क्लियर है कि कैसे हमने आयोडाइड का ट्रांसपोर्ट किया, फिर टीजीबी का सिंथेसिस हुआ, और टीजीबी कहाँ पे रिलीज हो गया? फॉलिकल सेल के ल्यूमन में, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा? थर्ड स्टेप। तो द थर्ड स्टेप विल बी ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडाइड। आयोडाइड का ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। अब होता क्या है? यहाँ टीजीबी जो है आपका थायरोग्लोबुलिन, जो कि ग्लाइकोप्रोटीन है, इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? टायरोसिन अमीनो एसिड्स, ठीक है। तो टायरोसिन अमीनो एसिड पे हम क्या ऐड करेंगे?
इसी का आयोडिनेशन होगा। इस पे हमें क्या ऐड करना है, आयोडीन को ऐड करना है। बट ये टायरोसिन अमीनो एसिड जो है वो आयोडाइड से बाइंड नहीं करेगा, ये सिर्फ किससे बाइंड करेगा, आयोडीन से बाइंड करेगा। तो ये जो आयोडाइड था, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो आई नेगेटिव लिखा है, ये क्या है, आयोडाइड। इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन कैसे होता है, यहाँ पर आप लोग यू कैन सी ओवर हियर, ये जो आयोडाइड है इसका हम क्या करते हैं, अभी ट्रांसपोर्ट करेंगे। यहाँ पर मेम्ब्रेन में ही एक फॉलिकल सेल की मेम्ब्रेन में पेरोक्सीडेज एंजाइम होता है, वो क्या करेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड और पेरोक्सीडेज एंजाइम ये इसका ऑक्सीडेशन करेंगे, किसका, इस आयोडाइड का। और अब ये क्या बन गया, I2, और इसको आप क्या कहोगे, आयोडीन। कैसे बना, ये ऑक्सीडेशन से, इसके आयोडाइड के ऑक्सीडेशन से। ऑक्सीडेशन मतलब क्या, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो अब ये भी आयोडीन भी कहाँ आ गया, बाहर आ गया, ल्यूमेन में फॉलिकल सेल के अंदर था, और ये भी बाहर आ गया, टीजीवी जो था वो भी हमारे फॉलिकल सेल के साइटोसोल में था, और ये भी कहाँ आ गया, ल्यूमेन में रिलीज हो गया। अब ये दोनों मिलकर आपस में, वेट अ मिनट, ओके, ये I2 और टीजीबी ये दोनों क्या करते हैं, आप ये दोनों आपस में कंबाइन होंगे, आयोडीन और टीजीबी। ठीक है, और इसको आप क्या कहोगे कि टायरोसिन का क्या हो गया, आयोडिनेशन, मतलब इस पे हम आयोडीन को अटैच करेंगे। और इस स्टेप को हम क्या कहते हैं, तो जो हमारा थर्ड स्टेप होगा, फोर्थ स्टेप सॉरी, दैट इज कॉल्ड आयोडिनेशन ऑफ टायरोसिन। टायरोसिन एक अमीनो एसिड है जो कि किस में प्रेजेंट है, इस टीजीबी ग्लाइकोप्रोटीन में प्रेजेंट है। प्रोटीन है तो अमीनो एसिड से मिलकर बना होगा, तो उसमें स्पेसिफिकली टायरोसिन अमीनो एसिड पे हम आयोडीन का एडिशन करेंगे। ठीक है, अगर हम एक आयोडीन को ऐड करते हैं, चलिए अब ये स्ट्रक्चर क्या है, ये क्या है आपका, टीजीबी है, थायरोग्लोबुलिन। और उसमें यहाँ पर ये जो ब्लू कलर से मैंने इंडिकेट किया वो क्या है, टायरोसिन अमीनो एसिड। तो अगर आप एक आयोडीन को ऐड करते हो, 1I2 मतलब एक आयोडीन को आपने ऐड किया, तो वो क्या बन जाएगा, उसको आप क्या कहोगे, T1। ठीक है, और अगर आपने दो आयोडीन को ऐड किया तो वो क्या बन जाएगा, T2। ठीक है, दिस इज T1, मैं राइट इट होगा, राइट इट अगेन, तो ये T2 जैसा लग रहा है। तो दिस विल बिकम, वन आयोडीन को ऐड किया तो T1, और अगर दो आयोडीन को ऐड किया तो T2। ठीक है, तो इस तरीके से ये टीजीबी है, और इस पे जो आयोडीन है उस पर हम क्या करेंगे, उस पे जो टायरोसिन है उस पे आयोडीन को हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है T1। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये जो टायरोसिन है उस पे हमने एक आयोडीन अटैच किया। यहाँ लिखा हुआ है T2, इसका मतलब हमने यहाँ पर दो आयोडीन को अटैच किया। ठीक है, तो T1 T2 कैसे बना, क्लियर है। टीजीबी में प्रेजेंट टायरोसिन अमीनो एसिड पे हमने आयोडीन को ऐड किया, तो अगर हमने एक आयोडीन को ऐड किया तो T1, और दो को ऐड किया तो क्या हो गया, T2। ठीक है, लेकिन हम क्या लिखते हैं, थायराइड हार्मोन T3 एंड T4। ठीक है, तो जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है, कपलिंग ऑफ T1 एंड T2। अब T1 और T2 जो हमने बनाया है टायरोसिन पे आयोडीन को अटैच करके, उसकी कपलिंग करवाएं। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हमने लिखा है T1 और यहाँ पर T2। ठीक है, ये लास्ट स्टेप है सिंथेसिस का। जब दो T2 मॉलिक्यूल्स ज्वाइन होंगे तो इससे क्या बनेगा आपका, T4। और जब एक T1 प्लस एक T2 ज्वाइन होंगे तो इससे क्या बनेगा, T3। क्लियर है, ये बन गया आपका T3 और ये बन गया T4 हार्मोन। कहाँ बन रहा है, ये कोलॉइड में। और इसलिए आपसे पूछा, अब यहाँ पर आप स्टेटमेंट को देखिए, कौन सा स्टेटमेंट, सेकंड, बी स्टेटमेंट। तो बी में क्या लिखा है आपको, लेट मी रीड दिस स्टेटमेंट, कि थायराइड हार्मोन सिंथेसिस टेक्स प्लेस आउटसाइड द फॉलिकल सेल्स। कहाँ पे बन रहा है, ये T3 जो है आपका और T4 ये कहाँ पे बन रहा है, फॉलिकल सेल के अंदर बन रहा है, बाहर बन रहा है, बाहर बन रहा है। कहाँ पर, ये जो ल्यूमन है, और इसी को आप क्या कहोगे, आप कोलाइड कहोगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो फ्लूइड प्रेजेंट है उसमें ये टीजीबी ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रेजेंट है, और इसी को हम क्या कहते हैं, कोलॉइड। तो ये स्टेटमेंट है, सही है, थायराइड हार्मोन सिंथेसिस टेक्स प्लेस आउटसाइड द फॉलिकुलर सेल्स इन द फॉलिकुलर कोलॉइड। तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो ये फर्स्ट तो रॉन्ग हो गया, और आपका फोर्थ भी रॉन्ग हो गया। अब हमें सेकंड और थर्ड में से चूज करना है। तो फर्स्ट में क्या रॉन्ग है, अब आप देख सकते हैं, आयोडीन एंटर्स, आयोडीन एंटर कर रहा है कि आयोडाइड एंटर कर रहा है। आयोडीन जो है वो यहाँ पे हमने देखा कि ये क्या है, आई नेगेटिव, ये तो आयोडाइड है,
आयोडीन कहाँ पे बनता है? ये तो जब फॉलिकल सेल के बाहर जब इसको हमने यहाँ पर ट्रांसपोर्ट किया है, लेट मी शो यू, यहाँ पर बना है हमारा ये आयोडीन, कहाँ पर? कोलॉइड में, ठीक है, फॉलिकल सेल के बाहर। और एक चीज और कि क्या लिखा है ए वाले स्टेटमेंट में कि आयोडीन एंटर्स द थायराइड फॉलिकुलर सेल्स थ्रू अ ट्रांसपोर्टर। कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं इसका? हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू, ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। यहाँ पे सिर्फ क्या लिखा है? थ्रू अ ट्रांसपोर्टर। चलिए, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो रॉन्ग है और सेकंड स्टेटमेंट जो है वो हमारा करेक्ट है, ठीक है। और चलिए, तो यहाँ पे एक चीज, अब क्वेश्चन में तो इतना पूछा है सॉल्व, अब एक चीज और है यहाँ पर, पहले इस प्रोसेस को हम कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट्स को। यहाँ पर ये आपका T3 और T4 जो है सिंथेसाइज हो गया, कहाँ पे? कोलॉइड में, फॉलिकल सेल के बाहर। T3 T4 सिंथेसाइज, तो क्लियर है कि T3 कैसे बना? T मतलब क्या? टायरोसिन। तो टायरोसिन पे हमने पहले क्या बनाया? T1 और T2 बनाया, कि जब आप एक आयोडीन ऐड करोगे, 1 आयोडीन ऐड किया तो क्या बन गया? T1। और 2 आयोडीन ऐड किया टायरोसिन पे तो T2, और फिर हमने T1 और T2 को ऐड किया तो T3, और 2 T2 मॉलिक्यूल्स को ऐड किया तो क्या बन गया? T4, ठीक है। अब ये जो आपके T3 और T4 हॉर्मोन्स हैं, ये सिंथेसाइज तो हो गए। अब ये कहाँ पर आएंगे? ये बन गया आपका T3 और ये बन गया आपका T4। तो ये दोनों जो है T3 और T4, इसको हम वापस कहाँ पे लेकर आएंगे? फॉलिकल सेल के अंदर। और ये क्या है? लाइजोसोम, ठीक है। तो यहाँ पर ये कोलॉइड में बना, और कोलॉइड ड्रॉपलेट्स जो हैं वो फिर से कहाँ एंटर करेंगे? कोलॉइड क्या है? ये फ्लूइड है। सेल बायो में हम एक मैकेनिज्म पढ़ते हैं कि फ्लूइड का जब अपटेक होता है मेम्ब्रेन के थ्रू, किसी सेल की मेम्ब्रेन के थ्रू, तो उस अपटेक की जो प्रोसेस होती है, जिसको हम किसी भी चीज का सेल के अंदर अपटेक अगर होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? एंडोसाइटोसिस, ठीक है। एंडोसाइटोसिस में हम दो तरीके के, तीन डिफरेंट उसके टाइप्स होते हैं, पैगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस, रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। फ्लूइड का जब हम अपटेक करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? पिनोसाइटोसिस, ठीक है। तो यू कैन सी कि सेल बायो के कॉन्सेप्ट्स हर जगह ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। सेल बायो नहीं पढ़ा तो फिर ये चीजें क्लियर नहीं होंगी। तो पिनोसाइटोसिस के थ्रू ये क्या किया हमने? ये जो हमने बनाया था T3 T4, उसको हम अंदर यहाँ पर लेके आएंगे, ठीक है। और किससे मर्ज होंगे? ये लाइसोसोम से। ये स्ट्रक्चर क्या है आपका? लाइसोसोम। तो लाइसोसोम से मर्ज होंगे। और लाइसोसोम के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? लाइसोसोम में आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो ब्रेक डाउन करते हैं किसको? यहाँ पर लाइसोसोम में क्या किया जाएगा? TGB का ब्रेक डाउन किया जाएगा, क्योंकि हमें क्या चाहिए? हमें तो सिर्फ T3 T4 चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि T3 और T4 कहाँ प्रेजेंट है? ये T3 और T4, ये क्या है आपका? ये तो TGB है। तो TGB के ऊपर प्रेजेंट है, तो वहां पर हम TGB को अलग कर देंगे लाइसोसोम के अंदर, क्योंकि लाइसोसोम के अंदर प्रोटीएसेस होते हैं और TGB क्या है आपका? एक ग्लाइकोप्रोटीन है। तो ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स TGB को ब्रेक डाउन करेंगे, और वहां से T3 और T4 जो है, यहाँ पर आप देख सकते हो T3 T4 जो है वो अलग हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो T3 और T4 है, इसको, ये लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल है, तो ये इजीली डिफ्यूज हो जाएंगे और यहाँ पर इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, और फिर उसके बाद ये ब्लड कैपिलरीज में, ब्लड के अंदर एंटर करेंगे, और वहां फिर उसके बाद इनका सिक्रेशन होगा, ठीक है। T4 का ज्यादा क्वांटिटी में सिक्रेशन होता है कंपैरेटिवली T3 से, और अगर पोटेंसी की बात करें तो T3 जो है वो ज्यादा पोटेंट होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये सिंथेसिस होता है। चलिए, तो एक चीज तो हमने देख ली है इसमें कि थायराइड हार्मोन का सिंथेसिस कहाँ पे होता है। सी और डी में से थायरोग्लोबुलिन ग्लाइकोप्रोटीन इज कंपोज्ड ऑफ 4 लार्ज सब यूनिट्स। नो, थायरोग्लोबुलिन ग्लाइकोप्रोटीन इज कंपोज्ड ऑफ 2 लार्ज सब यूनिट। तो दिस इज करेक्ट। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या हो गया आपका? बी एंड डी, ठीक है। वी हैव नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी आपको एंडोक्रिनोलॉजी का ही क्वेश्चन है। आई हैव टेकन दोस क्वेश्चन जहां से आपको जिन टॉपिक से रिपीटेड क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में रिपीटेडली पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पैराथायरॉइड PTH हार्मोन की बात की गई है, जो कैल्शियम होम्योस्टेसिस को रेगुलेट करता है, कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करता है बॉडी में, ह्यूमंस में। कुछ स्टेटमेंट्स आपको PTH पे दिए गए हैं। क्या स्टेटमेंट्स हैं ये? पहला स्टेटमेंट है, इट इज अ 108 अमीनो एसिड रेसिड्यू लॉन्ग हार्मोन। इसमें से 1 to 42 अमीनो एसिड जो है वो क्या एग्जिबिट करता है? फुल बायोलॉजिकल एक्टिविटी। सेकेंड है, इट इज अ 84 अमीनो एसिड रेसिड्यू लॉन्ग हार्मोन।
जिसमें 1 to 34 अमीनो एसिड जो है वो क्या एग्जिबिट करते हैं, फुल बायोलॉजिकल एक्टिविटी। थर्ड है एन एक्यूट डिक्रीज ऑफ कैल्शियम रिजल्ट इन अ मार्क्ड इंक्रीज ऑफ पीटीएच एमआरएनए फॉलोड बाय इंक्रीज रेट ऑफ पीटीएच सिंथेसिस। डी है रेट ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ प्रो पीटीएच, तो पहले पता होना चाहिए कि प्रो पीटीएच क्या है, इंक्रीजेस व्हेन कैल्शियम कॉन्सेंट्रेशन आर लो। एंड फिफ्थ इज कैथेप्सिन, कैथेप्सिन होता है ये, कैथेप्सिन डी क्लीव्स पीटीएच इनटू 2 फ्रैगमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखें दोनों ही क्वेश्चन में आपको किस पे क्वेश्चन पूछा है, फंक्शन पे नहीं पूछा है, यहाँ पर भी सिंथेसिस पे आपको बेसिकली सिंथेसिस नहीं, उसकी प्रॉपर्टीज पे पूछा है। तो यहाँ पर आपको फंक्शन नहीं दिया है कोई कि किसका क्या रोल होता है, बेसिकली उसके स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन पूछा है कि पैराथायरॉइड जो हार्मोन है उसके इसमें प्रो पीटीएच क्या है, कितने अमीनो एसिड। अभी लास्ट ईयर जून आपके जून 24 में कैल्सिटोनिन पे एक सिमिलर नेचर का क्वेश्चन पूछा है, बट दैट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, सो आई हैव नॉट टेकन दैट क्वेश्चन। सिर्फ पूछा है कि कैल्सिटोनिन में कितने अमीनो एसिड से मिलके कैल्सिटोनिन बना होता है। तो कुछ चीजें जो है, नेचर जो है क्वेश्चन का वो रिपीट होता है, एग्जैक्ट क्वेश्चन इज नॉट रिपीटेड। तो लास्ट जून 24 में आपको ये क्वेश्चन पूछा है, ये क्वेश्चन तो आपका 23 का है, दिस क्वेश्चन इज 23 का क्वेश्चन। ठीक है, और जून 24 में भी एक पार्ट बी में क्वेश्चन पूछा है कि कैल्सिटोनिन में कितने अमीनो एसिड्स होते हैं, यहाँ 4 मार्कर में पूछा है और 24 में आपको 2 मार्कर में कैल्सिटोनिन के बारे में पूछा है। तो ये सब चीजें आप लोग ध्यान रखिए, अमीनो एसिड्स कितने अमीनो एसिड्स होते हैं, कितनी, जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में आपको क्या पूछा था, कितनी पॉलीपेप्टाइड, कितनी सब यूनिट्स होती हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कि यहाँ पर पैराथायरॉइड जो हार्मोन है वो कैल्शियम होमियोस्टेसिस को रेगुलेट करता है। ये 108 अमीनो एसिड, तो पहले आप लोगों को लेट मी गिव यू अ ब्रीफ आइडिया कि इसमें एक्चुअल में कैसे इसका सिंथेसिस होता है। ठीक है, तो पीटीएच पैराथायरॉइड हार्मोन जो है इज सिंथेसाइज्ड एज अ प्री प्रो पीटीएच। ठीक है, अब ये प्री प्रो पीटीएच होता क्या है, ठीक है, इसको आप और क्या बोल सकते हो, प्री प्रो हार्मोन, प्री प्रो हार्मोन। ठीक है, ऑन द राइबोसोम्स। तो एक प्री प्रो हार्मोन की तरह ये सिंथेसाइज होता है, और बेसिकली प्री प्रो हार्मोन है क्या, एक पॉलीपेप्टाइड चेन है ऑफ 110 अमीनो एसिड्स। ठीक है, 110 अमीनो एसिड से मिलके बना हो, तो इसको आप बोल सकते हो प्रिकर्सर ऑफ द पैराथायरॉइड हार्मोन। इसी से आगे चल के पैराथायरॉइड जो एक्चुअल हमारा पैराथायरॉइड हार्मोन है, जो फंक्शनल पैराथायरॉइड हार्मोन है, वो बनेगा पीटीएच। तो यहाँ पर किसी किसी बुक्स में 115 लिखा होता है, सो ना राउंड फिगर में हम लोग इसको 110 मान लेते हैं अकॉर्डिंग टू सम फेमस प्रोमिनेंट ऑथर्स, बुक्स ऑफ सम प्रोमिनेंट ऑथर्स। यहाँ पे 110 अमीनो एसिड्स लिखा गया है। ठीक है, तो 110 अमीनो एसिड्स होते हैं, और इसको पहले क्या किया जाता है, क्लीव्ड। ठीक है, और क्लीव करके हम क्या बनाते हैं, क्लीव होने के बाद ये बनता है प्रो हार्मोन। प्री प्रो हार्मोन से क्या बन गया, प्रो हार्मोन। अब ये प्रो हार्मोन में कितने अमीनो एसिड होते हैं, 90 अमीनो एसिड समवॉट। ठीक है, और इससे फिर बनता है हमारा एक्चुअल हार्मोन, जिसको हम कहते हैं पैराथायरॉइड हार्मोन। ठीक है, और इसमें कितने अमीनो एसिड्स होते हैं, 84 अमीनो एसिड्स। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है टोटल कितने, यहाँ पे जैसे कि 108 लिखा है, तो ये इधर एक दो नंबर्स जो है वो इधर उधर चल सकता है। तो ये तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है कि सिंथेसाइज कैसे होता है, प्री प्रो हार्मोन, उसके बाद इसको क्लीव किया जाता है और क्या बनता है, प्रो हार्मोन, और फिर उसके बाद क्या बनता है उससे फाइनली आपका एक्चुअल पैराथायरॉइड हार्मोन। ठीक है, तो यहाँ पर आप
एक चीज और ध्यान रखिए कि हम जो ये आपसे स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि 1 to 34 अमीनो एसिड और 1 to 42 अमीनो एसिड, तो जो स्मॉलर कंपाउंड्स होते हैं विद as few as 1 to 34 अमीनो एसिड, तो टोटल कितने एक्चुअल जो आपका पैराथायरॉयड हार्मोन है उसमें 84 अमीनो एसिड्स है। प्री प्रो हार्मोन में तो 110 थे। ठीक है, पैराथायरॉयड का आपसे पूछा है, यहाँ पर आपसे प्री प्रो हार्मोन का नहीं पूछा है। एक चीज ध्यान रखना है आपको, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है कि पैराथायरॉयड हार्मोन रेगुलेट कैल्शियम होम्योस्टेसिस इन ह्यूमन फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पीटीएच। यहाँ पीटीएच एक्चुअल पीटीएच की बात की गई है, तो कितने हार्मोन इसमें अमीनो एसिड है 84। तो कौन सा स्टेटमेंट आपका इसमें ए और बी में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा? बी स्टेटमेंट। 84 अमीनो एसिड्स होते हैं। ठीक है, तो 84 अमीनो एसिड एक्चुअल जो आपका पैराथायरॉयड हार्मोन है उसमें प्रेजेंट होते हैं, और उसमें से 1 टू जो 34 अमीनो एसिड हैं वो क्या शो करते हैं, और ये बेसिकली एन टर्मिनस पे होते हैं। एन टर्मिनस के जो 1 टू आपके 34 अमीनो एसिड हैं वो क्या शो करते हैं? दे एग्जिबिट फुल पीटीएच एक्टिविटी। ये फुल पीटीएच एक्टिविटी शो करते हैं। ठीक है, ये जो हमारा स्टेटमेंट है बी वाला वो क्या है? करेक्ट है। ठीक है, 84 अमीनो एसिड रेसिड्यू लॉन्ग और 1 टू 34 अमीनो एसिड जो है उसके क्या एग्जिबिट करते हैं? फुल बायोलॉजिकल एक्टिविटी एग्जिबिट करते हैं। तो फर्स्ट वाला तो आपका रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि 108 अमीनो एसिड नहीं है, ये भी रॉन्ग हो गया। अब बचता क्या है? बी सी ई और बी डी और ई। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि जो आपका सी वाला स्टेटमेंट है वो क्या कहता है। ठीक है, let me clear this so that we can read it properly. थर्ड सी वाला जो स्टेटमेंट है वो क्या कह रहा है? एन एक्यूट डिक्रीज ऑफ कैल्शियम रिजल्ट्स इन अ मार्क्ड इंक्रीज ऑफ पीटीएच एमआरएनए फॉलोड बाय इंक्रीज रेट ऑफ पीटीएच सिंथेसिस। तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि पीटीएच हार्मोन जो है ये कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करता है। ठीक है, तो कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करना मतलब कैल्शियम के अमाउंट को बॉडी में ये मेंटेन करता है। ठीक है, और स्पेसिफिकली ये ध्यान रखना है कि पैराथायरॉइड ग्लैंड जो है आपका पीटीएच कब प्रोड्यूस करेगा? जब कैल्शियम लेवल क्या है? लो है। यानी कि पीटीएच हार्मोन क्या करेगा? कैल्शियम लेवल को ये इंक्रीज करता है। ठीक है, तो पीटीएच इंक्रीजेस कैल्शियम लेवल्स इन ब्लड। ठीक है, पीटीएच क्या करता है? इंक्रीज करता है कैल्शियम लेवल को ब्लड में। और कैसे इंक्रीज करता है? बाय स्टिमुलेटिंग बोन्स टू रिलीज कैल्शियम। ठीक है, तो यहां पर आपसे स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है कि एन एक्यूट डिक्रीज ऑफ कैल्शियम, अगर कैल्शियम का अक्यूट डिक्रीज हो तो उससे क्या होगा? इट रिजल्ट्स इन अ मार्क्ड इंक्रीज ऑफ पीटीएच एमआरएनए। तो पीटीएच एमआरएनए जो है वो क्या होगा? इंक्रीज होगा, और पीटीएच का सिंथेसिस वो भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो अभी मैंने आपसे क्या कहा कि पीटीएच क्या करता है? कैल्शियम लेवल को ब्लड में इंक्रीज करता है। तो पैराथायरॉइड हार्मोन जो है वो पीटीएच का सिक्रेशन कब इंक्रीज करेगा? जब कैल्शियम लेवल क्या हुआ है? लो हुआ है, ताकि पीटीएच क्या करे? उसको इंक्रीज करे। तो ये स्टेटमेंट क्या हुआ आपका? करेक्ट। डिक्रीज ऑफ कैल्शियम रिजल्ट्स इन अ मार्क्ड इंक्रीज ऑफ पीटीएच एमआरएनए फॉलोड बाय इंक्रीज रेट ऑफ पीटीएच सिंथेसिस। ठीक है, तो बी और सी करेक्ट है, तो ऑटोमेटिकली हमारा करेक्ट क्या हो गया? सेकेंड। ठीक है, बी डी ई जो है ये नहीं होगा, क्या होगा? बी सी ई। डी क्या है? रेट ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ प्रो पीटीएच इंक्रीजेस व्हेन कैल्शियम कॉन्सेंट्रेशंस आर लो। ठीक है, तो ये वाला जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग क्यों है? क्या लिखा है कि रेट ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ प्रो पीटीएच। प्रो पीटीएच अभी हमने देखा कि क्या होता है। ठीक है, तो प्रो पीटीएच का जो डिग्रेडेशन रेट है वो इंक्रीज होगा जब कैल्शियम कॉन्सेंट्रेशन लो है। तो कैल्शियम कॉन्सेंट्रेशन लो है तो प्रो पीटीएच का डिग्रेडेशन अगर हो गया तो फिर कैल्शियम कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज कौन करेगा? अगर कैल्शियम कॉन्सेंट्रेशन लो है तो फिर प्रो पीटीएच का डिग्रेडेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें क्या करना है?
तो पीटीएच को पीटीएच में कन्वर्ट करना है ताकि पीटीएच क्या करे, कैल्शियम कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करे, क्योंकि वो क्या हो गया है, लो हो गया है। तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। और ई क्या है, कैथेप्सिन बी, ये क्या है, कैथेप्सिन बी एक प्रोटीज है, क्लीव्स पीटीएच इनटू 2 फ्रैगमेंट्स, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये क्या होता है, एक बेसिकली सिस्टीन प्रोटीज होता है कैथेप्सिन बी, और ये क्या करता है, क्लीव करता है पीटीएच को 2 फ्रेगमेंट्स में। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका, बी, सी एंड ई। ये सारे क्या है आपके पार्ट सी के क्वेश्चंस हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन जो है आपका सबसे रीसेंट क्वेश्चन है, ये जून 2024 का क्वेश्चन है, पार्ट सी का। ओके, सो व्हाट इज द क्वेश्चन, यहाँ पे आपको किस पे पूछा है, एक्सक्रीटरी सिस्टम पे। ठीक है, दोनों ही शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन आए हुए हैं। कुछ क्वेश्चंस को हम फिर नेक्स्ट उसमें लेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस काफी लेंदी हैं, तो एक लेक्चर में लेंगे तो काफी लेंदी लेक्चर हो जाएगा आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 3, ग्लोमेरुलर अल्ट्राफिल्ट्रेशन कोएफिशिएंट कैन बी चेंज्ड बाय मेसेंजियल cells producing a decrease in Kf largely due to a reduction in the area available for filtration. The following statements are made about some agents that affect the mesangial cells. तो पहले तो आप लोगों को mesangial cells क्या होती हैं ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम लोग डिटेल में तो एक्सक्रीटरी सिस्टम व्हेन वी विल डिस्कस एनिमल फिजियोलॉजी तो उस समय डिस्कस करेंगे हम लोग, क्योंकि काफी लेंदी टॉपिक है। बस आप लोग ये समझिए अभी कि मेसेंजियल सेल्स जो हैं, दे आर सेल्स प्रेजेंट इन ग्लोमेरुलस। ठीक है, ग्लोमेरुलस की सेल्स होती हैं और ये क्या करती हैं, दे हेल्प फॉर्म द फिल्ट्रेशन यूनिट, फिल्ट्रेशन यूनिट फॉर्म करने में हेल्प करती हैं, एंड दे प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट। ठीक है, और किस में इन्वॉल्व होती हैं, दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन regulating blood flow to the kidney। तो आपके रीनल ट्यूब्यूल्स में ब्लड का जो फ्लो होता है उसको ये क्या करती हैं, रेगुलेट करती हैं, मेसेंजियल सेल्स। ठीक है, यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स आपको उन एजेंट्स पे पूछे गए हैं जो इन मेसेंजियल सेल्स को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, नेफ्रॉन किडनी के बारे में आई होप यू नो कि किस तरीके से नेफ्रॉन्स का आपका स्ट्रक्चर होता है। लेट मी जस्ट ड्रॉ रफ डायग्राम, just making the diagram of glomerulus। होता क्या है बेसिकली, tuft of capillaries। This is the Bowman's capsule, and here we have this we have glomerulus। okay, और यहाँ पर आपकी ये प्रेजेंट होती हैं, इन्हीं के पास मेसेंजियल सेल्स, ठीक है। तो यहाँ पे ग्लोमेरुलस में प्रेजेंट होती हैं और ये ब्लड फ्लो को क्या करती हैं, रेगुलेट करती हैं। अब क्योंकि ये इसका ब्लड फ्लो के रेगुलेशन में इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि वो कौन से एजेंट्स हैं जो इन मेसेंजियल सेल्स को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर इसके ऊपर क्वेश्चन आया है आपको, ग्लोमेरुलर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कोएफिशिएंट। ठीक है, तो जीएफआर एक्सक्रीटरी सिस्टम में जीएफआर पे काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ग्लोमेरुलर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कोएफिशिएंट क्या है, इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, अदरवाइज ये 1 घंटे का तो यही आपका लेक्चर हो जाएगा इसमें। ठीक है, अभी हम सिर्फ मेसेंजियल सेल्स को डिस्कस करते हैं। तो ये होता क्या है, ग्लोमेरुलर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कोएफिशिएंट एक तरीके से सिंपल लैंग्वेज में आप समझ सकते हैं कि एक मेजर होता है, हम मेजर करते हैं कि कितने इजीली वाटर जो है वो ग्लोमेरुलस के थ्रू पास होता है।
ठीक है, यहाँ से ब्लड जो है इन कैपिलरीज में आता है और फिर यहाँ ये क्या होता है, ये ग्लोमेरुलस है, दिस इज द ग्लोमेरुलस। फिर यहाँ पे क्या होगा, फिल्ट्रेशन होगा और फिल्टर होके फिर यहाँ वुमन कैप्सूल के थ्रू आगे इंटिब्यूल्स में पास होगा जो फिल्ट्रेट है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग कि मेसेंजियल सेल्स को कौन से एजेंट्स अफेक्ट करते हैं, लेट अस सी। और यहाँ पर एक चीज और लिखी हुई है कि ये जो KF है, ग्लोमेरुलर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कोएफिशिएंट, इसको हम, ये क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। कौन चेंज करेगा, मेसेंजियल सेल्स। ये क्या प्रोड्यूस करती हैं, अ डिक्रीज इन KF लार्जली ड्यू टू अ रिडक्शन इन द एरिया अवेलेबल फॉर फिल्ट्रेशन। तो ये जो आपका सरफेस एरिया है, इसको क्या कर सकती हैं, ये रिड्यूस कर सकती हैं, क्योंकि यहीं पे फिल्ट्रेशन होगा। दे कैन रिड्यूस द एरिया अवेलेबल फॉर फिल्ट्रेशन। कुछ स्टेटमेंट्स यहाँ पर आपको दिए गए हैं। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, नॉर एपिनेफ्रिन कॉजेस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मेसेंजियल सेल्स। ठीक है, तो अगर मेसेंजियल सेल्स का कॉन्ट्रैक्शन हो, चलिए, तो क्या है नॉर एपिनेफ्रिन। नॉर एपिनेफ्रिन क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन। अब यहाँ पर एक चीज आप लोग किससे कनेक्ट कर सकते हैं, हमने एपिनेफ्रिन नॉर एपिनेफ्रिन सिग्नलिंग को डिस्कस किया था एक लेक्चर में, सेल कम्युनिकेशन। ठीक है, और वहां पर अगर आपने देखा हो कि हमने पढ़ा था कि नॉर एपिनेफ्रिन जो है वो क्या करता है और एपिनेफ्रिन क्या करते हैं, ये दोनों क्या होते हैं, ये वहां पर हमने देखा था कि नॉर एपिनेफ्रिन जो है वो क्या है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर की तरह होता है। ठीक है, नॉरएपिनेफ्रिन क्या करता है, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन। वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब क्या होता है, वेसल्स का कॉन्स्ट्रिक्शन करता है। तो नॉरएपिनेफ्रिन कॉजेस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मेसेंजियल सेल्स। तो अगर ये नॉरएपिनेफ्रिन कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा तो मेसेंजियल सेल्स का क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, और उसकी वजह से क्या होगा, GFR जो है वो आपका डिक्रीज होता है। तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। नॉरएपिनेफ्रिन क्या कॉज करता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मेसेंजियल सेल्स। सेकेंड है एंजियोटेंसिन 2 कॉजेस रिलैक्सेशन। तो इस तरीके के क्वेश्चंस कई बार आपको पूछे जाते हैं। अब सिंपल चीज आप इतना ध्यान रखिए कि आपको, आई विल ऑल्सो प्रोवाइड यू अ लिस्ट, कौन कौन से वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर्स हैं ये आपको पता होना चाहिए, और कौन कौन से आपके वेसो डायलेटर्स हैं, इनके एग्जाम्पल्स आपको पता होना चाहिए। बस इतना भी पता है तो आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे नॉरएपिनेफ्रिन क्या है, वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर। एंजियोटेंसिन 2, इस एंजियोटेंसिन 2 ये भी क्या होता है, वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर होता है। ठीक है, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, एंजियोटेंसिन 2 कॉजेस रिलैक्सेशन। जब कोई एजेंट वेसल्स का, वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर मतलब क्या, वेसल्स का कॉन्स्ट्रिक्शन करे। ठीक है, तो जब कॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो क्या यहाँ पर रिलैक्सेशन होगा इन मेसेंजियल सेल्स का। एंजियोटेंसिन 2 क्या है, एक वेसो कंस्ट्रिक्टर है, तो ये कॉन्ट्रैक्शन करेगा, रिलैक्सेशन नहीं। ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका, ये स्टेटमेंट हो जाएगा रॉन्ग। ठीक है, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो ए तो करेक्ट है, लेकिन बी क्या है, रॉन्ग है। तो बी के हम पहले क्या करते हैं, बी को रिमूव कर देते हैं, जिन स्टेट में, जिन ऑप्शंस में बी दिया हुआ है। अब क्या होगा, सी एंड डी और ए एंड डी। ठीक है, अब सी वाला स्टेटमेंट हम देखते हैं। सी क्या है, हिस्टामिन कॉजेस रिलैक्सेशन ऑफ मेसेंजियल सेल्स। ठीक है, हिस्टामिन क्या करता है, मेसेंजियल सेल्स का क्या लिखा है, रिलैक्सेशन। तो नो, ये हिस्टामिन भी क्या होता है आपका, ये भी कंस्ट्रिक्टर होता है। ये भी क्या कॉज करता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मेसेंजियल सेल्स। ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया आपका, ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। तो ऑटोमेटिकली करेक्ट क्या हो गया आपका, एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर कॉजेस रिलैक्सेशन ऑफ मेसेंजियल सेल्स। ठीक है, करेक्ट क्या हो गया आपका, ए एंड डी, क्योंकि सी क्या है, रॉन्ग है। ANF क्या होता है, एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर, या एट्रियल नेट्रियूरेटिक पेप्टाइड भी कहते हैं। और ये कहाँ से रिलीज होता है, एट्रिया से। एट्रिया कहाँ पे, एट्रियम कहाँ पे प्रेजेंट होता है, हार्ट में। और ये क्या करते हैं, ये रिलैक्सेशन करते हैं, इसका रिलैक्सेशन ऑफ मेसेंजियल सेल्स। ठीक है, तो ANP क्या करता है, कैपिलरी सरफेस, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि कैपिलरी सरफेस एरिया जो है मेसेंजियल सेल्स का, ये क्या करते हैं, इस कैपिलरी सरफेस, ये जो ANF है, ये सरफेस एरिया जो है, कैपिलरी सरफेस एरिया। कैपिलरी सरफेस एरिया मतलब क्या, ये ग्लोमेरुलस क्या है, ये कैपिलरीज है, एक टफ्ट है कैपिलरीज का। तो यहाँ पे सरफेस एरिया को क्या करता है, ये इंक्रीज करेगा। क्यों, क्योंकि ये क्या कर रहा है, रिलैक्सेशन कर रहा है मेसेंजियल सेल्स का। ठीक है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी क्या होगा, फिर उस कंडीशन में इंक्रीज होगा। और जो कॉन्ट्रैक्शन करते हैं मेसेंजियल सेल्स, क्या उस कंडीशन में क्या होगा कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, रिलैक्सेशन से इंक्रीज होगा
कंट्रैक्शन से डिक्रीज हो, ठीक है। दिस इज द करेक्ट आंसर, बी एंड डी। और भी कुछ क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स पर डिस्कस करेंगे। टेक दिस क्वेश्चंस अगेन, ये कुछ स्टेटमेंट्स इसमें काफ़ी कॉम्प्लेक्स हैं, आप अच्छे से पहले इसको करिए, ध्यान से देखिए और फिर से सॉल्व करिए, ठीक है। एंड वन मोर इन्फॉर्मेशन, आवर बैचेस फॉर CSI and NET Life Sciences are going to be started. So if you want to join us, you can contact us on the given numbers. I hope this video will help you. Take these questions, solve them again. Thanks for watching.